हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेटर जो लाइन है वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, और जो 0 डिग्री है वो पूरे ग्लोब को, पूरी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो 0 डिग्री के नॉर्थ पार्ट में स्थित है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, और जो साउथ पार्ट में स्थित हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। अगर इंडिया की लोकेशन की हम बात करें, क्योंकि हमारे स्पेशली हमारे मेंस में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो जो चीज़ें होती है जिससे इंडिया को इफेक्ट्स होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो अगर ज्योग्राफी लेवल की बात करें तो इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। अब हम देख लेते हैं कि इक्वेटर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है। सबसे पहले अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 कंट्रीज से पास होता है। जब हमने साउथ अमेरिका को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि इक्वेडोर की जो राजधानी है, कैपिटल है क्विटो, वो उससे जस्ट पास होती है इक्वेटर। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पर ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये एक आइलैंड है साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। अगर मेन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ की हम बात करें तो गैबन से, ठीक है, यहाँ देखो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इन सब कंट्रीज से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पास होती है। फिर मालदीव, ठीक है, इंडियन ओशन में मालदीव से इक्वेटर पास होती है। यहाँ पर इंडोनेशिया और लास्ट में है किरीबाती, इन सब से इक्वेटर पास होती है। तो अगर हम टोटल कंट्रीज की संख्या की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो 13 कंट्रीज से इक्वेटर पास होती है। इससे पहले हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उनके बारे में बेसिक व्यू ले चुके हैं। धीरे धीरे जो बचे हुए कॉन्टिनेंट हैं, ओशंस हैं, मतलब डायरेक्ट वे में अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट का जो मेजर पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, ज्योग्राफी का ये पार्ट हम इसलिए कवर करते हैं क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी उठते हैं और काफ़ी प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, मेंस में कभी भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यूपीएससी में थ्योरी बेस्ड नहीं पूछे जाएंगे। जो थ्योरी आपने पढ़ी है उससे, मान लो आपने इक्वेटर यहाँ से पास होती है तो इससे रिलेटेड एप्लीकेशन आपसे पूछे जाएंगे कि इसी एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं, या और भी कोई कारण कि मेजरली ये डिजीज़ यहाँ पर ही क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर जो है वो ह्यूमिडिटी वाला रीजन है, ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर बना रहता है, जिसकी वजह से जो डिजीज़ है वो ज़्यादा एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में बहुत फास्ट फैलती है। तो कभी भी मेंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स में स्पेशली जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस है वो काफ़ी कवर होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप एनवायरनमेंट में कवर कर लेते हैं, लेकिन वो मैप बेस्ड होते हैं, उनको आप ज्योग्राफी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैप का काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया है प्रीलिम्स में। तो इसी तरीके से हम पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसके बाद में इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट जो मतलब बेसिक फैक्ट्स हैं उन सबको, उसके बाद में हिस्ट्री के जो मेजर पॉइंट्स हैं जो काफ़ी न्यूज़ में हैं, उन सबको धीरे धीरे, मतलब स्टैटिक पोर्शन को हम धीरे धीरे द हिंदू जब हम डिस्कस करते हैं उससे पहले स्टैटिक पोर्शन को भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रंट पेज है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि आसाम के जो सीएम हैं वो आज क्या लेंगे, अपनी ओथ लेंगे, और हेमंता जो शर्मा है उनको दिया गया है वहाँ पर कि इस बार जो सीएम है वो ये बनेंगी। देखो, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये तो जनरल अवेयरनेस की बात होगी, आपको पता होना चाहिए कि सीएम को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन उनको ओथ दिलवाता है, सीएम किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम गवर्नर को सेंड करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई नई लेजिस्लेचर असेंबली जब अपॉइंट होती है तो किस तरीके से उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, कार्रवाई जो है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है, ये सब कुछ आपको पहले भी मैंने बोला है जब तमिलनाडु
केरला, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तभी मैंने बोला था कि स्टेट लेजिस्लेचर वाला जो पार्ट है वो आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक और उसमें भी इतने सारे चुनाव हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशली मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और बोला कि इस कोविड-19 की सेकेंड वेव के लिए आप जिम्मेदार हो, आपने एक मर्डर जैसा काम किया है। तो इस तरीके से ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब कुछ आपको देखना है। ये फ्रंट पेज पर सिर्फ यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड ऑक्सीजन की बहुत सारी हॉस्पिटल ऐसी हैं यूपी की जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और यूपी में जो कोविड-19 को लेकर के जो रिस्पॉन्स है, इससे वहाँ के जो लेबर मिनिस्टर हैं मिस्टर संतोष सिंह गंगवार, वो खुश नहीं हैं। दिल्ली में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सब कुछ न्यूज़ है फ्रंट पेज पर। अब हम जो एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं कि अभी तक हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की 68 से अबव के लोगों की बात की जा रही है, कितने लोगों ने वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज ली है। तो नॉर्मली 40% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 40% पॉपुलेशन ने क्या ली है, सिर्फ फर्स्ट डोज ली है। 1 मई से स्टार्ट कर दिया गया कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। मतलब जो ओवरऑल वैक्सीनेशन रेट पहले ही धीरे चल रहा था, अब और ज़्यादा धीरे हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, चाइना रेड क्रॉस एंड सेंड्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वेंटिलेटर्स। चाइना का जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसने हमारे इंडिया के लिए सहायता भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है, क्योंकि हमारी इंडिया जो है कोविड-19 की सेकेंड वेव से काफ़ी परेशान है। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सप्लाई जैसे वेंटिलेटर्स उन्होंने यहाँ पर भिजवाई हैं। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी, अगर उसकी हम बात करें तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसको स्टार्ट किया गया था, एक प्राइवेट ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन के रूप में। इसका मेन काम ये था कि ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट चलाए जाए, लोगों की सहायता की जाए, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उसने 3 बार नोबेल पीस प्राइज जीता है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी, वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, जिसमें चाइना भी इसका पार्ट है, इंडिया भी इसका पार्ट है, लेकिन बहुत सारे देश जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और इसके अलावा जो ईरान, वेस्ट एशिया के कई देश हैं, स्पेशली जो नर्दन अफ्रीका के कुछ देश हैं, वो इस रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर कंट्रीज नहीं हैं। 1863 में इसको बनाया गया था और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस के लिए इस रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज, FCRA अमेंडमेंट क्रिपलिंग आवर वर्क। कुछ NGOs ने अपनी पिटीशन फाइल की है और उसमें ये बोला है कि FCRA एक्ट मतलब NGO जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको विदेश से कुछ पैसे मिलते हैं, चंदा मिलता है, जिन NGO को भी पैसा विदेश से मिलता है, उनको क्या करना था, उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलाना था, पार्लियामेंट्री स्टेट के पास में, मतलब दिल्ली में जो ब्रांच हो उसमें उनका अकाउंट होना चाहिए, ताकि जो भी उनका पैसा उनके पास आता है उन सबको क्या किया जाए, ओवरव्यू किया जा सके। अब जो रजिस्टर्ड NGO हैं उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन 5 पर्पजेज के लिए मिलता है, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चर। इन सब के तहत उनको पैसा मिलता है। और FCRA रजिस्ट्रेशन जो है वो NGOs के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, जो भी फॉरेन फंड्स गेन करते हैं। तो इन सब में FCRA एक्ट में क्या किया गया कि बैंक में अकाउंट होना चाहिए, स्पेशली SBI में। तो बहुत सारे NGOs ने ये बोला है कि हमने अकाउंट खुलवाने के लिए पिटीशन दी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में देरी होने के कारण, डिले होने के कारण हमारा काम नहीं हो पाया, और इस समय कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो हमें सहायता मिलनी चाहिए थी विदेश से, उसमें परेशानी आ रही है। तो होम मिनिस्ट्री को कुछ इस तरीके के प्रोसीजर निकालना चाहिए कि इस पेंडेमिक के दौरान जब सब कुछ संस्थान जो है वो बंद कर रखे हैं, तो हमारा लिए एक अल्टरनेट तो ढूंढा जाए कि इस समय तो कम से कम हम काम कर सकें। नेक्स्ट न्यूज, ग्रीन पैनल अलाउज ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारा जो नीति आयोग है उसने एक विजन डेवलप किया है, ग्रेट निकोबार इग्नोर्स ट्राइबल इकोलॉजिकल कंसर्न।
ये द हिंदू में एक आर्टिकल आया था 21 मार्च 2021 को। उसमें बोला गया था कि जो विजन डेवलप किया गया है ग्रेट निकोबार को लिए, उसमें ट्राइबल और इकोलॉजिकल जैसे कंसर्न्स क्रिएट होंगे। इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। उसने नीति आयोग का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए, उसके लिए सीरियस कंसर्न बताए हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। सबसे पहले उन्होंने रिकमेंडेड किया है फॉर ग्रांट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर एनवायरमेंटल impact assessment studies, which is the first instance which include baseline study over 3 months। ठीक है, इन सब में स्टडी किया जाएगा और ये जो कमेटी बनेगी उसमें ये सारे लोग शामिल होंगे, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस उन्होंने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करने वाले हैं उससे क्या होगा। उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, ये डिस्कस किया। इस कमेटी में 15 मेंबर्स थे और इसमें मैरीन बायोलॉजिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ने इसको हेड किया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दीपक आप्तेनी ये हेड थे। और उन्होंने ये स्टडी की और फिर 126 पेज की एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम ये है। और उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में क्या किया जाएगा, एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ए पावर प्लांट, a township complex spread over 166 square kilometer, especially pristine coastal system and tropical forest, and इसका जो खर्चा है वो 75,000 करोड़ लगभग इसमें आएगा। मतलब एक कमेटी को प्रोसीजर दिया गया कि आप इसके बारे में डिस्कस करो। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब उस कमेटी ने क्या क्या बोला है, सबसे पहले इस साइट को लेकर के क्या कंसर्न है। कमेटी ने बोला है कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव दोनों ही तरीके के कंसर्न है। सबसे पहले तो अगर प्रपोजल की बात करें तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट है। मतलब जो भी काम किया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो माइन्यूट नहीं है, मतलब एक एक चीज़ के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, द मिसिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड द माइन्यूट्स of the meeting note, details of the township to be developed over 149 square kilometer, a note on seismic and tsunami hazards। ठीक है, फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी लगभग। अब यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में 8,500 लोग रहते हैं, लेकिन जब ये डेवलप कर दिया जाएगा तो 6.5 लाख लोग वहाँ पर रहेंगे। तो इतने लोग किस तरीके से रहेंगे, उन सबको कैसे आप वो करोगे, और आपके वहाँ रहने से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली जायंट लेदरबैक जो टर्टल है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट गिरेगा, उन सब के बारे में भी डिटेल्स दिया गया है। कमेटी ने ये सब कुछ भी बोला कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, उससे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है, उनको काफ़ी क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। देखो, ये जो कमेटी है उसने ये भी बताया कि आप यहाँ पर पोर्ट बना रहे हो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया के आधार पर, स्पेशली जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हो। मतलब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ के लिए होना चाहिए था, जो यहाँ के लिए अच्छा था, उन सबको आप क्या कर रहे हो, उन सबको आप नुकसान पहुँचा रहे हो। स्पेशली जो गैलेथिया बे है, जो हमारे जायंट लेदरबैक जो टॉर्टोइज हैं उनकी नेस्टिंग साइट है, और ये जो लेदरबैक जो टर्टल हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैरीन टर्टल हैं। इन सबको नुकसान होगा जब आप ये सब कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, अब क्या क्या जो इनके एक्शंस हैं उन पॉइंट्स के बारे में बोला गया है कि 100 स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ एक्शन आपको लेने की आवश्यकता है, ये कमेटी ने पॉइंट किए हैं। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन बायोडाइवर्सिटी, ए स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडिंग, ठीक है, reclamation and port operations including oil spills to be carried out by nationally recognized institutions such as the Wildlife Institute of India IISC or the Salim Ali Center for Ornithology and Natural History. The need for studies of alternative sites for the port with a focus on environmental and ecological impact, especially on turtles, analysis of risk handling capabilities, a seismic and tsunami hazard
map a disaster management plan, details of labor camps and their requirements, and assessment of the cumulative impact, and a hydrogeological study to assess impact on ground and surface water regimes. अब पॉलिसी क्या हो सकती है? आपको डेवलपमेंट तो करना है, पैसा तो यहाँ पर लगाना है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ है उन सबको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अब हमने टर्टल की एक स्पीसीज की बात की, इसके अलावा इस एरिया में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे और बहुत सारी स्पीसीज तो ऐसी हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं, तो इन सब को भी सेव करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ पर प्रोग्रेस कर दी और जो नेचुरल जो यहाँ पर चीज़ मौजूद थी उन सबको नुकसान पहुँचा गया। हक्की पक्की ट्राइबल्स विन ए बैटल। नेक्स्ट न्यूज है, कर्नाटका की एक हक्की पक्की ट्राइबल है और वहाँ की इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कोविड-19 से पॉजिटिव हो गए। अब डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आप क्या हो जाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ ताकि पूरी फैमिली इफेक्टेड ना हो। अब इन लोगों के लिए मेजर प्रॉब्लम तो यही हो गई कि आइसोलेशन में जाएं कहाँ, घर तो एक है वो भी कच्चा है, ठीक है, उसमें भी रहने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं है कि सभी लोग एक दूसरे से दूर रह सकें, मतलब एक ही जगह पर खाना, एक ही जगह पर नहाना, एक ही जगह पर पकाना, एक ही जगह पर सोना, तो इसके लिए ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। देखो, हाउस फॉर ऑल गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चला रखा है, तो इस तरीके के जो कम्युनिटी के लोग हैं उन सबको सबसे पहले कवर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो जो लोग विदेश में गए और जिनकी वजह से इंडिया में इन्फेक्शन फैला, वो उन लोगों के पास मनी होने की वजह से वो खुद को सेव कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं उनको सेव करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट को मुंह ना फेर करके उनके सपोर्ट में, उनके साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, चाइना रॉकेट डेब्रीज फॉल इन इंडियन ओशियन नियर मालदीव। देखो, चाइना का जो रॉकेट वो चाइना का इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन चाइना अपना बना रहा है उसके लिए कुछ उन्होंने भेजा था स्पेस में, और ये रॉकेट लेकर के वहाँ गया और रॉकेट लेने के बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, और दोबारा से जब ये अर्थ में आ रहा था तो इसकी री एंट्री को कंट्रोल करना मुश्किल होने की वजह से ये आकलन लगाया जा रहा था कि ये कहीं भी गिर सकता है। तो मालदीव के पास में जो ओशन वाला रीजन है वहाँ पर ये गिरा है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। री एंट्री ऑफ द रॉकेट, एस्ट्रोफिजिस्ट ने ये बोला है कि 4th लार्जेस्ट अनकंट्रोल्ड री एंट्री इन हिस्ट्री था, मतलब इससे पहले 3 इस तरीके के जो रॉकेट हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं वो आसमान से हमारे अर्थ पर गिर चुकी हैं, ठीक है। इससे पहले जो वेस्ट अफ्रीका का एक गांव, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था जब रशिया का रॉकेट अर्थ के ऊपर आकर के गिरा था। उससे पहले अर्जेंटीना को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस तरीके की जो परेशानी है वो पहली बार क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन नासा ने ये बोला है कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, टेक्नोलॉजिकल इश्यू आते हैं, इसमें तो कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन एरर्स को कम से कम किया जा सके इस तरीके के मिशन में। नेक्स्ट न्यूज, साउथ सूडान प्रेसिडेंट डिसॉल्व पार्लियामेंट एज पार्ट ऑफ पीस अकॉर्ड। 2018 में एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ था साउथ सूडान में, ठीक है। साउथ सूडान और सूडान के बीच में देखो काफ़ी लंबे समय से क्लैश था, और 2011 में साउथ सूडान एक नए कंट्रीज के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें कुछ साइन किए जाते हैं पीस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि कुछ चीज़ें इनके ऊपर काम किया जाएगा, तो उस समय इसमें काम नहीं किया जा सका, तो उसी पीस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग अब नई पार्लियामेंट को गठित किया जाएगा। जो लॉ मेकर्स हैं उनको अपोजिंग साइड से, कंट्री के जो अपोजिंग साइड है वहाँ से भी उनको लिया जाएगा उन लोगों को। तो इस तरीके से जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।